Hey maths lovers, how are you guys? My name is Palvinder Singh and you are watching me on my channel Maths by Palvinder Singh or MBPS. So today we are again going to discuss Maths Abhyas series and today's discussion paper will be 55th, which is a recent paper. So we'll be discussing each and every single question of this paper. Let's start with question number 1. Okay, this question belongs to binomial theorem. A very interesting question. So it says S is alpha C naught. So let me just take out the terms separate. I'll just separate out the terms. So alpha terms are C naught minus C1 plus C2 minus C3. This series goes for, right? And for beta, I have what? Minus C1 plus 2C2 minus 3C3 plus 4C4. These are the terms I have here. And for gamma, I have what? Gamma I have, here I don't have gamma. Gamma starts with 2 square C2. So minus 3 square C3 plus 4 square C4 and so on, right? So if you guys are aware of this question is solved, otherwise I'll just give you some information to remember. We had been discussing these kind of tricks or ideas in all the papers. So it's better if you remember these. They're going to be of very much, they'll be giving you very much advantage in your paper. I mean, the JEE mains paper or JEE advanced paper, eventually you'll see these kind of things being useful in those questions. So minus 1 raised to power NCR, if you have from R equal to 0 to N, the answer is 0. अगर r की वैल्यू 0 या 1 से शुरू करके माइनस वन रेस टू पावर r इंटू आर एनसीआर लिखा हो. देखो r की वैल्यू 0 का आंसर है 0, राइट? r टाइम्स एनसीआर लिखा हुआ, r 0 डालोगे तो 0 आएगा. आप 0 से शुरू कर लो या 1 से शुरू कर लो, दिस आंसर इज 0. अगर आप r की वैल्यू 0 या 1 से शुरू करके यहां जाते हो और माइनस वन रेस टू पावर आर स्क्वायर सी आर लिखते हो, इसका आंसर भी 0 ही होता है, जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है. अच्छा, साथ में एक बोनस चीज याद करने के लिए, मतलब ये भी बहुत मस्त काम आती है. ठीक है, तो मैं ना इसे अपनी टीचिंग में जब मैं करवाता हूँ, इसे सेट 1 बोलता हूँ और इसे सेट 2 बोलता हूँ. ठीक है, तो आर की वैल्यू 0 से एन तक एनसीआर, यहाँ सारे एनसी नॉट एनसी वन इन सब का सम आएगा, ये सम 2 रेज़ टू पावर एन होता है. आर की वैल्यू 0 से शुरू करके या 1 से शुरू करके आर एनसीआर लिखा हो, तो इसका आंसर एन टू की पावर एन माइनस वन होता है. अगर आपके पास r की वैल्यू 0 से शुरू करके या 1 से शुरू करके आर स्क्वायर एन सी आर लिखा हो, तो ये आता है एन एन प्लस वन टू की पावर एन माइनस टू. तो ये दोनों ज्ञान जमा करो में है भाई, इट्स बेटर आप इन्हें याद कर लो, आपको काफी हेल्प मिलेगी. और पता है, जो भी मैं ट्रिक्स हर पेपर में लिख रहा हूँ ना, अगर इनमें से 4-5 ट्रिक्स भी आपके पास में एडवांस पेपर में आ गई ना, तो बहुत कमाल की चीज होने वाली है. ठीक है, तो मेंस के पेपर में तो ऐसी चीजें ही दिखेंगी आपको, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है. और एडवांस के पेपर में अगर आप पुराने साल के एडवांस के पेपर कर रहे हो या आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आपको दिखेगा कि भैया इसी तरह की चीजें वहां भी यूज हो रही होंगी इन क्वेश्चंस में. अब देखो यहाँ पे ना, जो पहले वाली सीरीज लिखी हुई है, जो फर्स्ट सीरीज लिखी हुई है, देखो ये सी नॉट माइनस सी वन प्लस सी टू, ये यही है, पहला वाला यही है. जो यहाँ है वो सेकंड वाले में सीधा सब्स्टिट्यूट करना और कुछ नहीं करना. थर्ड वाले में दिक्कत है, क्यों? थर्ड वाला कहां से शुरू हुआ? आर की वैल्यू 0 डालने में 0 आया, 1 डालने पे माइनस वन इंटू वन स्क्वायर सी वन होगा. यहाँ माइनस वन स्क्वायर सी वन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस वन स्क्वायर सी वन करूंगा ऐड, और वन स्क्वायर सी वन यहाँ, तो एक बार नेगेटिव में रखा, एक बार पॉजिटिव में रख लिया, ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है. तो अब ये तीसरा वाला बन जाएगा, तो क्या बना, एस इज अल्फा टाइम 0 प्लस बीटा टाइम 0 प्लस गामा टाइम 0 प्लस वन स्क्वायर सी वन. तो वन स्क्वायर सी वन मतलब एन सी वन है, तो दिस इज गामा इंटू एन, या एन गामा आ गया, तो ये रहा भाई अपना आंसर डी, राइट? तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है ना, तो इनको सॉल्व करने में भी अपने आप में टाइम चला जाएगा, जो कन्वीनियंट नहीं है. आपको कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए बाइनोमियल के अंदर में. तो हमने जैसे ये सेट याद करके रखे हैं, वी हैव मोर सेट्स, तो जब उस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो मैं उस तरह के सेट्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन वहां दे रहा हूँ. ओके, लेट्स गो टू अनदर वन. अच्छा, ये कहा हुआ है कि एडजॉइंट के लिए बात की गई है, और ये कहा है कि ए जो है वो एडजॉइंट ऑफ बी है. तो ना मैं एडजॉइंट की एक छोटी सी कहानी लिखता हूं यहाँ पे, कि अगर आपको ये कहा गया है ना कि एडजॉइंट ऑफ
किसी मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है, तो वो मॉड बी की पावर n-1 होता है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ एग्जिस्ट करता है अर्जॉइंट, ऑर्डर ऑफ बी और अर्जॉइंट ऑफ बी दोनों का सेम ही ऑर्डर होता है भाई। तो अगर यहाँ पे अपने पास में कोई 5x5 का लिखा होगा तो मॉड बी की पावर 5-1 आ जाएगी, राइट। अब आपको कहा गया है ए जो है अर्जॉइंट ऑफ बी है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए, मतलब मॉड कहने मॉड बोल रहे हैं लेकिन वो डिटरमिनेंट है उसका, ये होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी की पावर n-1, और देखो ये कितना है 3, अगेन ए का जो ऑर्डर होगा वही बी का ऑर्डर होगा, और बी का ए का ऑर्डर 3 है तो बी का ऑर्डर भी 3 हो जाएगा, तो यह 3-1 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी 9 का स्क्वायर आ गया विच इज 81, मतलब आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, उससे लैम्डा निकल आएगा बस। तो ए का डिटरमिनेंट क्या लिखेंगे, 1 2 1 -2 लैम्डा 3 1 -2 -3, ये अपने को 81 गिवन है, ठीक है। तो इसे एक्सपैंड ही तो करना है बस, तो 1 टाइम्स कितना होना -3 लैम्डा प्लस 6, 2 टाइम्स कितना होना -6 प्लस 2 प्लस 1 टाइम्स 6 माइनस लैम्डा इक्वल टू 81 बन गया। तो -3 लैम्डा -4 लैम्डा बना, और यहाँ पे +6 है 12, और ये यहाँ पे 4 बन जाएगा, तो अपना लैम्डा आ गया -77/4 आ रहा है, मिली ऑप्शन क्या, हाँ भाई ये रहा, तो काम हो गया, राइट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अगर आपको नहीं पता है ना तभी दिक्कत होगी, अदरवाइज तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर में कि यहाँ पे 4x बाय, अब देखो बड़ी कमाल की चीज है, जब भी आपको ये दिखे ना और ये सेम दिखे, ये और ये सेम दिखे, देखो x दिख रहा है ऊपर और ये x² + 3 है, यहाँ भी x²+3 है, इस तरह की चीजों को सूडो क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब सूडो क्वाड्रेटिक में सिर्फ एक यही नहीं आते, मतलब सूडो क्वाड्रेटिक या क्वाजी क्वाड्रेटिक में बहुत सारे टाइप्स हैं। तो कभी हम लोग मतलब जब क्वाड्रेटिक अगर मतलब ऑनलाइन क्लास में देख रहे होंगे तो वो बात करेंगे, हम लोग पैलेंड्रोम भी बनाते हैं, बहुत अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं, ठीक है। अब सूडो क्वाड्रेटिक या क्वासी क्वाड्रेटिक का मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक है नहीं, बट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक बनाए जा सकते हैं। तो वो कैसे, देखो पहले तो चेक करो कि x की वैल्यू 0, इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, देखो x0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ x0 डालोगे 0 आ जाएगा, 0 + 0 -3/2 नहीं है, तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड करने वाला हूँ, तो अब 0 से डिवाइड नहीं कर सकते थे ना, तो यहाँ 1 + 3/x आ जाएगा, यहाँ 5/x - 5 + 3/x आ जाएगा इक्वल टू -3/2। अब देखो भाई, मैं x + 3/x यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो अगर नॉर्मल जिंदगी करना है तो मैं x + 3/x को t ले सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, x + 3/x -5 को t लूंगा। मतलब x + 3/x को t लेना आम जिंदगी है, मेंटो जिंदगी क्या है, x + 3/x -5 को t लेना। क्यों भाई, इससे क्या होगा कि ये वाली क्वांटिटी पूरी टी आ जाएगी, नहीं तो दो के नीचे में यहाँ सोचो x + 3/x को आपने टी लिखा तो ये t + 1 आएगा, t - 5 आएगा, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी, बस इतना होगा। तो इसे क्या लिखेंगे 4 बाय, देखो x + 3/x t + 5 है तो ये t + 6 बनेगा, यहाँ 5/t बनेगा, और यहाँ +3/2 = 0 आ गया। कुछ नहीं भाई, अब एलसीएम ही लेना है, ये 8t बना, ये 10 टाइम्स t + 6 बना, और ये 3t × t + 6 बना। तो इसे एक्सपैंड कर लेते हैं, कितना होने का ये 3t² बना प्लस 18, ये 18t बना, और यहाँ 10t बना, और ये 8, तो 36 बन गया ना, 36t + 60 = 0 बना, विच मीन्स t² + 12t + 20 = 0, और t + 2 × t + 10 आ गया यहाँ पे, तो t की वैल्यू -2 आई, या t की वैल्यू -10 आई, इसका मतलब x + 3/x -5 की वैल्यू -2 है, या x + 3/x -5 की वैल्यू -10 है। अब भाई साहब यहाँ क्या है x², यहाँ पे -3 आएगा तो -3x + 3 = 0 बन जाएगा, या बनेगा x² + 5x + 3 = 0 बन जाएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्वेश्चन में कहा है कि रियल रूट चाहिए, नंबर ऑफ रियल रूट, रियल रूट नहीं चाहिए, उसका काउंट चाहिए।
तो इसका तो डी नेगेटिव होता है, इसका डी कितना है 9 माइनस 12 लेस देन 0 होता है भाई वो। इसका डी कैसा है 25 माइनस 12 ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसके दोनों रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, इसके नॉन रियल रूट आएंगे, इतना हमें पता है पहले से। तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट कितने आ गए भाई, 2 आ गए, खत्म। अब आपके लिए ध्यान देने वाली बात बहुत जरूरी ये है कि आपके पास पहले क्वाड्रेटिक नहीं थी, लेकिन देखो आपने बीच में एक जगह पे क्वाड्रेटिक डील की है, इसलिए इसे सूडो क्वाड्रेटिक कहते हैं, कि आप कन्वर्ट करके उसे क्वाड्रेटिक ले आते हो। चाहे वो पहले से क्वाड्रेटिक होता नहीं है, तो आपने बना दिया उसे क्वाड्रेटिक, राइट। चलो, तो इसे मॉडरेट इसलिए कहा है क्योंकि भैया अगर आपको ये नहीं पता है ना, ये वाली चीज की अगर आपको ये नहीं पता है, इस तरह की चीज पहले नहीं की है, तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है एग्जाम के अंदर में। ये आइडिया स्ट्राइक करना बहुत पेनफुल होगा अगर आपने पहले ये ऐसा नहीं किया कभी तक, ठीक है। चलो लेट्स सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन सेज कि एस एन ये है 1 प्लस 2 टाइम्स बी बाई ए प्लस 3 टाइम्स बी बाई ए का होल स्क्वायर। ये ना एजीपी होता है, इस चीज को एजीपी कहते हैं, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये कह रहे कैन नॉट एक्सीड। अरे भाई बहुत बढ़िया बना दिया उन्होंने क्वेश्चन, देखो एस एन जो सा है 1 बी बाई ए का नामकरण करते हैं टी, जो 0 से 1 में है। कैसे पता मुझे 0 से 1 में है, देखो इसने खुद ही बोला है कि 0 लेस देन बी बाई ए लेस देन 1, बी और ए पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, तो ये क्या बना 0 से टी लेस देन 1, राइट। तो मैं बात टी में यूज करूंगा और बाद में टी को बी बाई डाल दूंगा। तो एस एन क्या लिखा है 1 प्लस 2 टी प्लस 3 टी स्क्वायर प्लस 4 टी क्यूब, ऐसे कर करके इसने कहा था एन टी की पावर एन माइनस 1 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ना एस एन किससे एक्सीड नहीं कर सकता है। मैं क्या ऐसे कह सकता हूं क्या एस एन इससे छोटा होगा, ये और टर्म्स अगर राइट हैंड साइड पे ऐड कर दूं सच दैट मैं इंफिनिटी तक ले जाऊं, यहाँ एन प्लस 1 टी की पावर एन कर दूं और आगे चलता जाऊं ना, ये ऐड करता गया और इन्फिनिटी तक ले गया। तो पता है आपके पास अब सीधा ऐसे लिख सकते हो 2 टी 3 टी स्क्वायर प्लस 4 टी क्यूब, ऐसे कर करके आप इन्फिनिटी तक जा रहे हो, राइट। अगर आपको ये सम नहीं पता है, अब अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं दिखा देता हूं हम लोग कैसे लिखते हैं। देखो अगर आपके पास कभी भी इन्फिनिट के लिए एजीपी लिखी हो ना, तो मैं दो तरह से दिखाने वाला हूँ। फॉर इन्फिनिट टर्म एजीपी एक फॉर्मूला बना दूंगा, उसे याद कर लेना, बड़ा काम आएगा। टर्म्स एजीपी, तो अगर एस एन ये लिखा हुआ है जहां पे मतलब दैट इज एन गोज टू इन्फिनिटी है, तो एस एन अगर मान लो ये लिखा है ए बी प्लस डी टाइम्स बी आर लिखा है, ए प्लस 2 डी टाइम्स बी आर स्क्वायर लिखा है, और ऐसे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है विद द कंडीशन दैट मॉड आर इज लेस देन 1, सच दैट मॉड आर लेस देन 1 होना चाहिए, ये गिवन रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपली निकाला जा सकता है, पहले निकाल के दिखाता हूँ क्या आ रहा है। देखो इसे बी से करो सॉरी इसे आर से करो मल्टीप्लाई, और इसे शिफ्ट करके लिख दो, यहाँ कितना आ जाएगा ए टाइम्स बी आर, इस वाली चीज को। अगला क्या आएगा ए प्लस डी इंटू बी आर स्क्वायर, और ऐसे ना ये शिफ्ट हो गया इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा, इन्हें करो सब्ट्रैक्ट, तो ये बना 1 माइनस आर एस एन इक्वल टू ए बी, पहले वाली टर्म यहाँ 0 लिख लो, इसे सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बना डी बी आर, अगला वाला क्या बना डी बी आर स्क्वायर, अगला वाला क्या बनेगा डी बी आर क्यूब, ऐसे जाते हुए। तो 1 माइनस आर एस एन इस ए बी प्लस, ये देखो ये क्या है, ये इन्फिनिट जीपी है जिसकी पहली टर्म डी बी आर है, राइट, और कॉमन रेशियो आर है। तो इन्फिनिट जीपी का सम क्या होता था, फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो कितनी है आर, तो एस एन क्या आ गया ए बी बाय 1 माइनस आर प्लस v इंटू डी इंटू आर बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये नीचे उतर आया ना। तो याद कर लो भाई, एस एन गोज टू इन्फिनिटी का आंसर होता है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी वाले लिखो, इनटू क्या फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी लिखो, बाय 1 माइनस सी आर मतलब कॉमन रेशो, यहाँ पे 1 माइनस सी आर का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी आएगा,
यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा इनटू कॉमन रेशियो, राइट। तो ये रट लो भाई। और पता है, मैं अगर ये बता रहा होता ना ये याद कर लो, तो अगर आप इस चीज को ब्लाइंडली फॉलो करोगे ना और आप याद कर लोगे तो आपके बहुत काम आएगा। अगर नहीं करोगे तो फिर पूरा सॉल्व करोगे ही बैठ के एग्जाम में। ठीक है। अब देखो ये वाला सम लिखना था, ये एजीपी है ना इनफिनिट में। और देखो कॉमन रेशियो जो सा टी है वो मॉड टी लेस देन वन ही तो है। हाँ, टी अगर 0 से 1 है तो मॉड टी भी 0 से 1 में ही आएगा ना उसमें। अच्छा भाई, इसके लिए क्या लिखते हैं, ये सम क्या लिखते हैं, फर्स्ट सम ऑफ एपी फर्स्ट सम ऑफ जीपी दोनों वन वन ही है, तो 1 × 1 बाय 1 - कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितनी है भाई, टी है, प्लस यहाँ पे 1 - टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट सम ऑफ जीपी कितना है, 1 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 2 3 एक का ही है। कॉमन रेशियो कितना है, यहाँ पे टी है, तो एलसीएम लो 1 - टी प्लस टी बाय 1 - टी का होल स्क्वायर आ गया। दिस 1 - टी की पावर -2 आ गया, राइट। तो एस एन जो है वो 1 - टी की पावर -2 से छोटा होगा। ठीक है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप ऐसे 1 1 पास्कल ट्राइंगल जैसे बनाते थे, 1 1 ऐसे 1 1, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देते थे, 1 और 2 के लिए यहाँ पे 3 लिख देते थे, यहाँ 2 और इसके लिए 3 लिख देते थे, यहाँ इनके लिए 4 लिखते थे, ये 6 लिखते थे, ये यहाँ पे 4 लिख देते थे। ये वाली एक्सपेंशन जो आप लिखते थे ना वो 1 + x⁻0 की होती थी। यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी 1 + x के स्क्वायर के लिए होता था। देखो कैसे, आई डोंट हैव अ स्पेस हियर, ये 1 + x के क्यूब के लिए होता था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए दिखाना, राइट। इंपॉर्टेंट ये है दिखाना, देखो ये क्या है, ये डायगोनल 1 - x की पावर -1 के लिए होता है। ये वाला 1 2 3 4 जो सा चलता है, ये 1 - x की पावर -2 के लिए होता है, राइट। 1 3 6 वाला जो चलेगा वो 1 - x की पावर -3 के लिए होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 जो चल रहा है वो 1 - x की पावर -2 के लिए है, राइट। जो ये वाला चलना शुरू होगा, तो आपके पास अगर आपको चलाना है तो ऐसे चला लो, ये 1 1 लिख लो और यहाँ ऊपर एक 1 लिखा हुआ है ऐसे, इसलिए कह रहा हूँ ऊपर मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो ये 1 + x की पावर 1 का है, और जो ऊपर वाला पड़ा है वो 1 + x की पावर 0 को लेके है, राइट। जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, ये 1 + x, देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 आया, यहाँ कोफिशिएंट 1 आया, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 2 है, 1 है, इसको खोलोगे तो 1 2 1 ही आता है, यहाँ 1 3 3 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन पास्कल ट्राइंगल के जो डायगोनल होते हैं ना, पहला वाला डायगोनल 1 - x की पावर -1 होता है, जो दूसरा डायगोनल होता है 1 - x की पावर -2 वाला होता है। देखो यहाँ 1 2 3 4 अगर चल रहा है, ये 1 - t की पावर -2 है, आप सीधा भी लिख सकते थे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान जमा करो वाला पार्ट हो गया, तो क्वेश्चन का पार्ट तो सिर्फ यहीं पे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन तो सिर्फ यही वाला, मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन की सॉल्विंग सिर्फ यहाँ पे है भाई, ये क्वेश्चन की सॉल्विंग है, राइट। अब इसके अंदर में 1 - t की पावर -2 के अंदर में मुझे t में आंसर नहीं चाहिए ना। अब t क्या था मेरा, t b/a था, तो लिख लेते हैं एस एन लेस देन 1 - b/a की पावर -2 है। लेकिन क्वेश्चन की ऑप्शन देखो, अल्फा बाय बीटा, अल्फा बीटा में सब कुछ चाहिए, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है अपना 2a है, और अल्फा बीटा कितना है, ए बी है, राइट। अब मुझे बी बाई ए चाहिए, तो मैं बी बाई ए कैसे जनरेट करूं, मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4a², और अल्फा बीटा कितना है, ए बी, तो अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विल b/4a आएगा ना, या b/4 यहाँ उतार लेना, तो इसे यूज करो यहाँ पे। तो एस एन इज लेस देन 1 - b/a क्या है, 4 अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखो अच्छा बन गया भाई, एस एन इज लेस देन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ऊपर आएगा, -4 अल्फा बीटा बना, बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की पावर -2 बन गया। तो एस एन क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की पावर -2, या एस एन इज लेस देन, उल्टा करो, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा माइनस बीटा की पावर 4 आ जाएगा। हाँ भाई, ये देखो फोर्थ ऑप्शन यही है, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेंस के लायक से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
राइट। अगर आपको ये पास्कल ट्राइंगल के डायगोनल्स के लिए पता होता ना, या आपको ये वाली चीज पता होती, तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सीधा एस एन यहाँ पहुंच जाते। और क्वेश्चन ने एक इंटरेस्टिंग बात ये भी दी थी, कैन नॉट एक्सीड, तो मैंने क्या किया था, उसका अपर बाउंड निकालने की कोशिश की थी कि एस एन किससे छोटा होगा। तो मैं क्या किया, एस एन इसके इक्वल है, इसमें और टर्म ऐड करते होगे तो राइट हैंड साइड बड़ी होती जाएगी ना, तो एस एन इससे छोटा होगा। राइट। तो अच्छा क्वेश्चन है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं हुआ और बाकी सारे क्वेश्चन में आपने टाइम लगाया, और क्योंकि आपको ये नहीं पता था, अगर ये ट्रिक नहीं पता थी, तो हाँ एग्जाम में इस पे टाइम लगने वाला था। और आप, अगर आपको ये नहीं पता था, आपने टाइम लगाने से अच्छा कोई और क्वेश्चन कर लिया, दैट इज मोर लॉजिकल अप्रोच। राइट। क्योंकि आप इस पे वापस आके ट्राई कर सकते हैं अगर आपका टाइम बचता तो। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, पिछला क्वेश्चन मुश्किल था, टाइम लगा रहा था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल रहने वाला है। क्यों? इसमें एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x² लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ क्या अपने पास में यहाँ पे 2x है माइनस वाई। ऐसे ही यहाँ 3 प्लस 1 है, और आयोटा के साथ -5 + 2y है। तो ये कह रहा है भाई कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल, देखो ये x⁴ माइनस 3x², इसका मतलब 4 के इक्वल हो जाएगा, और 2x माइनस वाई जो सा है वो -5 + 2y हो जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, x⁴ माइनस 3x² माइनस 4 = 0 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, दिस सेज दिस x² माइनस 4 इंटू x² + 1 = 0 है। तो x की वैल्यू +-2 होगी भाई, ये रहा। क्योंकि x² + 1 तो 0 हो नहीं सकता, एक्स वाई रियल नंबर है, तो x की वैल्यू 2 होगी या -2 होगी। यहाँ कितना बन रहा है, 2x + 5 विल बी इक्वल टू 3y। राइट। तो अगर आपने x की वैल्यू 2 ली है यहाँ पे, अगर x की वैल्यू 2 डालोगे तो y कितना आएगा भाई, 2 डालो तो यहाँ 4 + 5 9/3 y 3 हो जाएगा। अगर आपने x की वैल्यू -2 डाली तो -4 + 5 y की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। राइट। सॉरी, y की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, -4 + 5 की है ना। तो भाई इन एनी केस इट्स नॉट आस्किंग यू कि भैया एक्स वाई की वैल्यू क्या रही है, कितने ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, दो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं भाई। एक्स कॉमा वाई की दो सेट ऑफ वैल्यूज आ रही हैं, एक 2,3 आ रही है और एक -2,1/3 आ रही है, तो दो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, खत्म। ठीक है, शुड बी ए सिंपल क्वेश्चन। ये कह रहा है एक स्टेशनरी बैलून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 3 पॉइंट्स ABC ऑन द ग्राउंड एंड इज फाउंड टू हैव एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री एट ईच पॉइंट। तो ये कुछ ऐसा है, ये मान लो कोई एक ट्राइंगल है ABC, सच दैट वो कह रहा है AC की लेंथ 5 गिवन है और ये एंगल 30 डिग्री गिवन है। ठीक है। और इट सेज कि आपने जहाँ पे स्टेशनरी बैलून है कहीं पे, ये कहीं बैलून है यहाँ पे, और इसकी हाइट जो ऑब्जर्व की गई है 3 पॉइंट से, उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। मतलब ये कह रहा है ये अगर रहा होगा, ये रहा होगा, और तीसरी डायरेक्शन अगर ये रही होगी, ये तीनों 60 डिग्री चल रहे हैं। तो अगर ये हाइट h है, ये हाइट h है, ये वर्टिकली ऊपर है भाई, ABC को ग्राउंड मानो, ये वर्टिकली ऊपर है। ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये h cot 60 डिग्री होगी ना, क्योंकि 10/10 tan होना चाहिए था। अच्छा, ये कह रहा है ये एंगल भी 60 डिग्री है, तो अगर ये h है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये भी h cot 60 डिग्री है। राइट। ऐसे ही आपके पास तीसरा ट्राइंगल है जो सा, ये वाले ट्राइंगल में, मतलब ये वाले ट्राइंगल में देखो ऐसे, मैं फिगर को गंदा नहीं करना चाहता यहाँ पे, ये 90 है और यहाँ B है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री ही है, तो ये कितना होगा, ये भी h cot 60 डिग्री है। एक मिनट सोचो, ये पॉइंट कहाँ होगा फिर, ये O मान लेता हूं, तो ट्राइंगल के अंदर में वो पॉइंट कौन सा होगा सच दैट ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता हो, इस ट्राइंगल के इस पॉइंट को क्या कहते होंगे, ये सर्कम सेंटर होना चाहिए ना फिर। क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये लेंथ, ये लेंथ, ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो सर्कल के सेंटर से ही तो ऐसा होगा, जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल होगा उसका सेंटर यही होगा, और ये सर्कम रेडियस हो जाएगी। तो ये h cot 60 डिग्री सर्कम रेडियस r होगी, यहाँ पे ये r होगा।
राइट। और हमने पढ़ा है कि अगर ये एंगल बी और इस ट्राइंगल के अंदर में इस साइड का नाम बी रख लेते हैं, हमने पढ़ा है ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी हुआ करता था, इक्वल टू 2r होता था। तो b बाय साइन बी इक्वल टू 2r आया अपने पास। तो b कितना है 5, राइट, ये कहा हुआ है। साइन कितना लिखना है यहाँ पे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 2 टाइम्स h cot 60 डिग्री लिखना है। तो ये कितना आ गया 5 × 2 इक्वल टू 2h/√3। तो h अपने पास 5√3 आ गया भाई, h इज 5√3 मीटर्स। तो खत्म। सिर्फ इसमें कैच यही था कि भैया आपको ये रियलाइज हो पाए कि ओ सरकम सेंटर है। ओ इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपने ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तीनों इक्वल देख ली है। आपको कहा गया था ये इंक्लिनेशन सेम है, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन सेम है, तो ये एच कॉट 60 डिग्री आएगा, ये भी एच कॉट 60 डिग्री आएगा, ये भी एच कॉट 60 डिग्री आएगा, राइट। तो आंसर शुड बी ए। तो अच्छा क्वेश्चन है। इट सेज कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने रहे होंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसिकेंड एक्स के। साइन एक्स की पावर -1 का मतलब कोसिकेंड एक्स होगा ना। शुड बी अ सिंपल क्वेश्चन, मतलब इसमें ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट सा होने लायक कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखो, जो कोसिकेंड का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा जाना चाहता, ये कोसिकेंड का ग्राफ जाना चाहता उनका। 0 पाए और यहाँ पे ये 1, ऐसे ही यहाँ पे नीचे ग्राफ होता, ये -1 होता, यहाँ पे ये π/2 होता और यहाँ पे ये -π/2 होता। ये कोसिकेंड एक्स का ग्राफ है। ये पूरा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं किसके, कोसिकेंड एक्स और साइन इनवर्स एक्स के इंटरसेक्शन को लेके। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1 होती है, तो -1 कहीं यहाँ आया था क्योंकि ये -1.57 है, ये 1 है, ये 1.57 है। और वो कैसे होता है, वो ओरिजिन से पास करता है और 1 के लिए वो π/2 जाता है। तो थोड़ा सा रफ में बन रहा है ग्राफ, लेकिन वो ऐसा ही आएगा, राइट। ये यहाँ गया और -1 पे उसका आंसर क्या आना चाहिए था, -π/2 आना चाहिए था। तो ग्राफ इसे ऐसे काट के जाएगा ना, ये ऐसे। तो कितने इंटरसेक्शन आए भाई, एक यहाँ पे आया 1, एक यहाँ पे आया 2। और पता है, अगर आप ध्यान से देखो ना, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंड एक्स है। अगर एक्स की वैल्यू अल्फा इसका सॉल्यूशन होगा ना, इफ एक्स इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन, देन एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा भी सॉल्यूशन होगा। क्यों, साइन इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा का नेगेटिव बाहर आ जाता है, और कोसिकेंड ऑफ अल्फा माइनस अल्फा का भी नेगेटिव बाहर आया था, दोनों बैलेंस हो जाएंगे, विच इज सेम है साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू कोसिकेंड अल्फा। तो अगर राइट हाफ में आंसर आया था तो लेफ्ट हाफ में भी आएगा ही भाई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन सीधे 2 आते, खत्म, राइट। शुड बी अ सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत स्टैंडर्ड सी प्रॉब्लम होती है सेट्स के अंदर में। आपको कहा गया समेशन एक्स आई इक्वल टू 1 to n/n करने पे x बार आता है, विच मीन समेशन एक्स आई इज nx बार होता है। कह रहा है अब हर ऑब्जर्वेशन में ना, आपने पहली ऑब्जर्वेशन में x1 में 1 स्क्वायर ऐड किया है, x2 में 2 स्क्वायर ऐड किया है, x3 में 3 स्क्वायर ऐड किया है, ऐसे चलता जा रहा है। तो बेसिकली नए वाले में क्या होगा, नया वाला मीन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स आई प्लस आई स्क्वायर किया होगा आपने, ये नया मीन होगा एक्स न्यू। तो ये क्या आ गया, समेशन एक्स आई बाय एन तो पहले आ ही गया, समेशन आई स्क्वायर बाय एन करना होगा एक एक्स्ट्रा। तो एक्स न्यू क्या होगा, मीन विल बी एक्स बार जो आपने पहले लिखा था, प्लस समेशन आई स्क्वायर क्या होता है, पहले एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, n+1 2n+1 बाय 6 हुआ करता था, और नीचे अपने पास एक n है तो वो कट गया। तो x बार प्लस n+1 2n+1/6 b आ गया भाई, ओवर। तो बहुत चिंदी क्वेश्चन है। अगला पैराबोला को लेके क्वेश्चन है, और प्लीज मैंने ना बहुत पिछली वीडियोस में भी ये बोला है, पैराबोला का क्वेश्चन आपको हर पेपर में दिख रहा होगा, चाहे आप मतलब पुराने
मेन से पेपर उठा के देख लो या अभ्यास की सीरीज उठा के देख लो, आपको हर जगह दिख जाएगा। तो कह रहा है नॉर्मल एट सम पॉइंट, ये नॉर्मल एट पॉइंट पी है, ठीक है। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला है, और ये कह रहा है कि ना ये यहाँ क्यू पे मिलता है, और इस पॉइंट पे डाले गए नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो क्यू पॉइंट पे डाला गया नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में डील करता हूँ। अगर आपने ये नहीं सीखा है तो अब ये याद कर लेना, अगर नॉर्मल एट पी टी इंटरसेक्ट्स एट क्यू टी डैश, देन जो इसका पैरामेट्रिक वैल्यू होती है ना, टी डैश इक्वल टू -t -2/t होता है। अगर आपने नहीं किया है कभी तो ये याद कर लो भाई, राइट। तो ये आपको अदरवाइज से पता होना चाहिए, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को अगर आप करते हो या आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा। ये क्वांटिटी ए टी स्क्वायर मतलब कि 2t² 2at, और a आपका 2 है, तो at² 2at लिखोगे तो 2t² 4t आता, और एक आओगे आपको 18 12 है, तो 40 इक्वल टू 12 का मतलब t की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो टी डैश कितना होगा भाई, -t -2/t करना है, तो टी डैश कितना आ जाएगा सर, बस इतना है कि इसकी वैल्यू डालनी है यहाँ पे, तो -3 - 2/3 आ जाएगा, राइट। तो ये कितना होना टी डैश, -11/3 बन गया। तो पहले तो ये डाइजेस्ट हो, पहले आपको ये समझ आ जाए कि टी डैश -11/3 आता। अब इसने क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको क्यू पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। क्यू पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो नॉर्मल की इक्वेशन किसी भी पैरामीटर वैल्यू पे ऐसे लिखी जाती है, नॉर्मल एट पॉइंट पी जिसकी पैरामीट्रिक वैल्यू टी हो, उसकी इक्वेशन लिखते हैं y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस ए टी क्यूब, ऐसे लिखते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये याद कर लो भाई, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए वैसे को। तो यहाँ पे अपने पास वो टी डैश पे निकालनी है ना, तो y प्लस टी डैश एक्स इक्वल टू 2a कितना था 2 टी डैश प्लस 2 टी डैश का क्यूब आ जाएगा, तो y -11/3x 4 टाइम्स -11/3 प्लस 2 टाइम्स -11/3 का होल क्यूब बनेगा, राइट। अब ये रह गया कि इसको कैलकुलेट करना रह गया, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे y -11/3x इक्वल टू -11/3 निकालो बाहर, इंटू 2 भी बाहर निकाल लो, यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे 2 इसका बाहर निकाला हुआ आपने -11/3, तो 121/9 बना, तो 3y -11x इक्वल टू -22/9, ये अपने पास बना 121 और 80 141 बन जाएगा, 121 18 139 बनेगा, सॉरी। So this will be 27y minus 99x plus 22 into 139 equal to 0। तो ये बना 27y में ही चाहिए आपको, 99x माइनस 3058 बन जाएगा, ये रहा अपना आंसर, राइट। 27y इक्वल टू 99x माइनस 3058 शुड बी ए, राइट, शुड बी क्लियर। आसान क्वेश्चन है भाई, ये समझ आ जाना चाहिए ना। सर ये कि आपको नॉर्मल के बारे में ये पता था और ये इन्फॉर्मेशन पता थी, अगर वो इन्फॉर्मेशन पता है तो जॉब इज डन, राइट। चलो अगला देखते हैं। ये कह रहा है कि फंक्शन एफ है, और आपको ये कहा गया है इस फंक्शन के लिए कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है बस। तो एफ एक्स के सिंप्लीफाइड वर्जन लिखते हैं पहले, ये जी आई एफ है भाई, बॉक्स एक्स है, ये साइन ऑफ एक्स माइनस हाफ पाई है, इसका मतलब कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स साइन ऑफ पाई एक्स माइनस पाई/2, तो नेगेटिव बाहर निकालो, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू कॉस पाई एक्स आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखो कॉस ऑफ पाई/2 साइन ऑफ पाई/2 माइनस पाई एक्स आएगा ना, तो नेगेटिव बाहर निकालो आपने, ये आ गया। तो एफ एक्स की सिंप्लीफाइड वर्जन ये है,
अब अगर मैं एफ एक्स की डेफिनेशन थोड़ा खोल के लिख लेता हूँ ना कंपाउंड फॉर्म में, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे भाई, देखो एक्स की वैल्यू अगर 0 से 1 होगी, इसके क्रिटिकल पॉइंट इंटीजर होंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डील कर रहा है, तो उस समय तो 0 आ जाएगा। या 1 से x2 लिखोगे इंक्लूडिंग 1, तो ये माइनस कॉस पाई एक्स आ जाएगा। जब 2 से x3 लिखोगे तो ये वाली क्वांटिटी -2 कॉस पाई एक्स आ जाएगा, और ऐसे ही आगे सेम कहानी चलती जाएगी, राइट। अगर -1 से x0 लिखोगे तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे -1 बना, तो ये कॉस पाई एक्स आ जाएगा, राइट। अगर आप -2 से x0 लिखोगे तो इससे -2 आएगा तो 2 कॉस पाई एक्स आ जाएगा। तो ये स्टोरी चल रही है। अब देखो इन इंटरवल्स में तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ही, आपको कहाँ चेक करना है, सिर्फ बाउंड्रीज पे, सिर्फ बाउंड्रीज पे चेक करना है। जैसे एक्स की वैल्यू 0 पे चेक करोगे तो इसकी एक्स की वैल्यू 0 का राइट क्या आएगा, 0, और 0 का लेफ्ट पे जाने पे क्या करोगे, एक्स की वैल्यू 0 जा रही होगी तो cos 0 1 जा रहा होगा, तो डिसकॉन्टिन्यूस है 0 पे, हाँ भाई डिसकॉन्टिन्यूस 0 पे है, लेकिन सिर्फ 0 पे, वो आपको चेक करना पड़ेगा। देखो 1 का LHL, 1 के जस्ट पीछे से आओगे तो 0 आ रहा है, 1 के राइट से आओगे तो cos पाई आ रहा होगा, यहाँ पे cos पाई -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस है। अगर आप 2 डालोगे तो 2 पे डिसकॉन्टिन्यूस आएगा, 3 पे डिसकॉन्टिन्यूस आएगा, हर इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है, राइट। तो डिसकॉन्टिन्यूस ओनली एट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, यस, राइट। तो हर एक्स की इंटीग्रल वैल्यूज पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि बीच में एक्स की वैल्यूज के लिए तो कॉस का फंक्शन आ रहा है ना, चाहे 2 आ रहा है या मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे कॉस की कॉन्टिन्यूटी को चेंज नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ एंड पॉइंट पे चेक करना होगा, राइट। तो डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इट सेज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट सो दैट द एफएक्स इज मोनोटोनिक। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मोनोटोनिक का मतलब होगा कि ग्राफ या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स के बाद 3x² प्लस 2ax प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब फॉर लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। मतलब क्या करना है हमें, 3x² प्लस 2ax प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो वो कब होता है, जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट a3 ग्रेटर देन 0 होता है एंड डिस्क्रिमिनेंट 4a² माइनस 12b लेस देन 0 होता है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 होता, तो a² लेस देन इक्वल टू 3b आना चाहिए। जिनमें a² लेस देन इक्वल टू 3b हो जाए वो काम कर जाएगा। तो c से तो फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। अब यहाँ देखो a² लेस देन इक्वल टू 3b आ रहा है क्या, यहाँ a² 4 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये गलत है। यहाँ पे 1² लेस देन इक्वल टू 3 इंटू -1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2² 4 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 2 आ रहा है क्या, नहीं भाई, यहाँ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ सॉरी, यहाँ तो आ रहा है ना, सॉरी माय बैड माय बैड, यहाँ तो आ रहा है। तो यही आंसर होगा भाई, यही आंसर होगा। डी चेक कर लो, डी के अंदर में नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ कितना लिखा है, 4 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू -2 है, ये नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आंसर विल बी सी, खत्म, बस यही था क्वेश्चन में। अभी कह रहा है y इक्वल टू एक्स प्लस सी टचेस द हाइपरबोला एट अ पॉइंट h, k देन h, k कैन बी इक्वल टू। भाई अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो एलिप्स को लेके भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाइपरबोला के लिए क्या होता है, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट टू हाइपरबोला, जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए बात करें हम लोग, x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1 के लिए वो इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ a² m² माइनस b², इसके टेंजेंट की इक्वेशन होती है। इसका मतलब है, और c इज प्लस माइनस रूट ऑफ a² m² माइनस b² होता है, ये इसकी टेंजेंट है। तो ये और ये कंपेयर की जा सकती हैं, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन तो ये होती है। तो कोई कह रहा है ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो स्लोप तो सेम है। c की वैल्यू जो इसका कांस्टेंट होगा, y इंटरसेप्ट होगा, वो ये होता है। एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट -a² m/c, -b² /c होता है।
तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आते हैं, हाइपरबोला में भी दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ सकते हैं, एलिप्स में दो आते थे। क्यों? आपके पास स्लोप m वाली ऐसी दो टेंजेंट डाली जा सकती हैं। तो आपको क्या करना है, m पता है तो लिखना शुरू करते हैं। c की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है भाई? c की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पे? प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है? 9। एम स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर, क्योंकि आपका यहाँ 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है। माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है बी के स्क्वायर में, तो दिस इज 9 माइनस 5, तो ये c प्लस माइनस 2 है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए क्या लिखना होगा? माइनस ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1/c कोमा माइनस 5/c। तो एक बार c की वैल्यू को 2 लो, एक बार c की वैल्यू को -2 लो, तो ये बनेगा -9/2 कोमा -5/2 और 9/2 कोमा 5/2। देखो भाई मिला कुछ? 9/2 कोमा 5/2 ये रहा, खत्म हो गया। तो इट जस्ट दैट कि अगर आपको ये पता है तो काम खत्म हो चुका है, मतलब ये रट लो भाई, अगर आपको नहीं पता है तो ये याद कर लो। तो अगर ये आपको नहीं पता तो ये काम आएगा भाई, तो याद कर लेता है। राइट, ये ज्ञान जमा करो भाई। राइट, लर्न दिस। ओके, नेक्स्ट वन इज अ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2xy dy इज वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स लॉन एक्स डी एक्स लिखा है। मैं इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? मुझे x इंटू 2y dy से दिख गया डी ओ वाई स्क्वायर है, माइनस यहाँ वाई स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है, इक्वल टू एक्स लॉन एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, देखो डी ये क्या है, डी ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स, ये क्वांटिटी डी ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स हो जाएगी। राइट, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स ऊपर आता डी ऑफ वाई स्क्वायर होता। राइट, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन रूल बना लिया। और ये लॉन एक्स बाय एक्स का डी एक्स इंटीग्रल कर लिया, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर बाय एक्स। अब अगर आपने ln x को t माना है ना, तो dx बाय एक्स dt होगा, तो t dt लिखा हुआ है, तो ये कितना बनेगा, ln x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो ये 2y स्क्वायर बना, x ln x का स्क्वायर बना, प्लस यहाँ क्या बनेगा 2cx। ठीक है, अब 2c लिखा है या c डैश लिखा है फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ऑप्शन वैसे देखना, ऐसा हो सकता है सेम ऑप्शन ना मिले, 2y स्क्वायर मिला, x ln x और भाई सेम मिल गई। 2c की जगह अगर 2cx की जगह c इंटू एक्स लिखा होता तो भी आंसर होता भाई वो। फाइन, शुड बी इजी क्वेश्चन। ये भी सिंपल ही है, साइन क्यूब एक्स लिखा है इंटू रूट कॉस एक्स डी एक्स लिखा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे रूट कॉस एक्स लिखा रहने दो, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिखा रहने दो, और एक साइन एक्स डी एक्स यहाँ लिख लेते हैं। क्यों? अगर मैं कॉस एक्स को टी मान लूं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या होगा भाई अपना, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट टी बनेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखता तो 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस डी टी हो जाएगा। तो माइनस रूट टी डी टी प्लस टी की पावर 5/2 डी टी ये आएगा। तो माइनस टी की पावर 3/2 2/3 और यहाँ पे 2/7 टी की पावर 7/2 प्लस सी, और टी डाल दो भाई उठा के, टी की जगह कॉस एक्स डाल देना, तो -2/3 कॉस एक्स की पावर 3/2 ये बना, और 2/7 ये रहा आंसर आपका। राइट, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा आपके पास। एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है जिसका मीन 2 है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में मीन जो सा होता है वो एनपी होता है, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है। राइट, जिसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी लिखते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स एनपी क्यू होता है, क्यू फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है, और क्वेश्चन में ऐसा पी और क्यू डिफाइंड नहीं है, तो पी प्लस क्यू 1 होता है, ये भी पहले से क्वेश्चन में बताया हुआ है। राइट, अब देखते चाहिए क्या। उसने कहा मीन जो सा 2 है, तो एनपी जो सा भाई अपने पास 2 लिखा है। ठीक है, और समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स,
28/5 लिखा है। तो अगर आपको नहीं पता है, इस चीज को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कहते हैं। तो अगर आपने ये नहीं किया तो याद कर लो, वेरिएंस ऑफ एक्स जो सा होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पे मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन कहते हैं इसे, मीन ऑफ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर ऑफ मीन, ये वेरिएंस होता है आपके पास में। और वेरिएंस का फॉर्मूला अपने पास एनपीक्यू है भाई पहले से, ठीक है। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको देखा 28/5 का होल्स, यहाँ पे 28/5 दिख गया, यहाँ पे एनपी का स्क्वायर आना है। देखो आपके पास में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितना गिवन है, यहाँ पे एनपी कितना गिवन है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे एनपी की वैल्यू क्या गिवन है, 2 था, तो 2 यहाँ लिखा हुआ है, राइट। ये 4 5 यहाँ पे 20 बना, 8/5 बन गया, तो क्यू जो सा है वो 4/5 बन गया। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/5, राइट। ये आपके पास आ जाएगा। और वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट, अब आपका पी आ गया, क्यू आ गया, अच्छा आप एन भी निकाल सकते हो। एन क्या होगा, 1/5 इंटू 2, देखो एन इंटू पी 2 था ना, तो एन 10 आ गया। तो अपने पास सारी चीजें लिखी हुई हैं, अपने पास पी लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है और अपने एन लिखा हुआ है। वी हैव ऑल थ्री क्वांटिटीज नाउ। और इट्स आस्किंग यू कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ एग्जैक्टली टू सक्सेसेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेसेस, उसे क्या लिखते हैं, 10 में से 2 सक्सेस हैं, पी स्क्वायर और क्यू की पावर 8 है, मतलब 8 फेलियर है, 2 सक्सेस 8 फेलियर है। तो 10 इंटू 9/2 इंटू पी के लिए लिखा 1/5 का स्क्वायर, और ये 4/5 की पावर 8, राइट। तो ये कितना बन गया भाई, यहाँ पे 2 कट के यहाँ पे 5 आया था, 5 नीचे काट लो तो 5 की पावर 9 आ गया, राइट। ये 3 स्क्वायर बना और 2 की पावर 16 आ गया। तो 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 16 बाय 5 की पावर 9 शुड बी बी, ये आंसर आ जाएगा, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको ये चीजें पता है तो बहुत पीसफुली कर दोगे भाई, अगर आपने ये पहले सीखा हुआ है तो बहुत पीसफुली कर दोगे इसे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पैरेलल टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कहानी इतनी सारी लिखी है, मतलब बड़ा सिंपल सा है। दो प्लेन है भाई जो परपेंडिकुलर जिंदगी जीते हैं, इस प्लेन के पास में इक्वेशन पता है, तो इस प्लेन का नॉर्मल कैसा होता है भाई, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं ना, नॉर्मल के कंपोनेंट होते हैं। तो इसका प्लेन का नॉर्मल क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। अगर ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसका नॉर्मल वेक्टर, पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ये प्लेन 1 है, इसका नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल आ जाएगा। तो इसका पैरेलल वेक्टर एक तो मिल गया, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। अच्छा ये कह रहा है एक और वेक्टर है जो इस प्लेन के पैरेलल है जो हमें चाहिए, वो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप है, राइट। तो ये दोनों वेक्टर जो है वो इस बेस वाले प्लेन के पैरेलल हैं। और ये प्लेन किससे पास करता है, 1, -1, 3 से पास करता है। तो अगर आपको ये कहा जाए ना कि प्लेन के पास में एक पॉइंट ए गिवन है एंड टू वेक्टर्स बी एंड सी आर अलोंग द प्लेन, ये कहा जाए, तो ये इसकी इक्वेशन के लिए r-a डॉट n जो लिखना होता है वो n क्या आता है, b क्रॉस c, ये नॉर्मल होता है, इक्वल टू 0 आता है। या कार्टेशियन में लिखना हो तो ये आता है x-x1, y-y1, z-z1। यहाँ पे b1 b2 b3, ये कुछ नहीं, स्केलर ट्रिपल वर्ड लिखा जा रहा है, c1 c2 c3 का डिटरमिनेंट 0 होता ये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, x-1, y+1, z-3, और इसका वेक्टर क्या है, 1 -2 1 1 2 4, ये डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। बस इसको सॉल्व भी करना था। तो x-1 के साथ क्या आया, -8 -2 -10 आ गया यहाँ पे भाई। माइनस ऑफ y+1 के साथ क्या आया, ये 4 -1 3 आ गया। z-3 के साथ क्या आया, 4 आ गया। तो ये 10x -10 कर लेते हैं, नेगेटिव में बाहर हटा रहा हूं,
प्लस 3y प्लस 3 आ गया माइनस 4z प्लस 12 इक्वल टू 0 आ गया। तो अपने पास आ रहा है 10x आ रहा है प्लस 3y आ रहा है माइनस 4z आ रहा है और ये बना 15 माइनस 10 5 बन गया। ये अपने प्लेन की इक्वेशन है। नहीं, क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं, क्वेश्चन ने कहा कि प्लेन की इक्वेशन तो ये है। अब देखो गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो मैं पहला काम क्या करूंगा, यहाँ 8 बनाऊंगा। कैसे? देखो 5 से करो डिवाइड, ये 2x आया, ये 3/5y आया, ये माइनस 4/5z आया प्लस 1 आता। अब मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि यह 8 बन जाए, तो ये 16x आया, 24/5y आया, माइनस 32/5z आया प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं ए बी सी पे कमेंट कर सकता हूँ, मेरा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। पहले नहीं कमेंट कर सकते थे हम लोग, अब कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो अपना ए क्या है भाई, ए विल बी 16, तो ए की वैल्यू 16 आ गई यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे, राइट। बी क्या है भाई अपने पास में, बी की वैल्यू 24/5 है और सी की वैल्यू अपने पास माइनस 32/5 है। अब ये कह रहा है फाइंड 2a माइनस 5b प्लस 7c। 2a मतलब कि 32 माइनस 24 आ गया माइनस 32 इंटू 7/5 आ गया यहाँ पे। तो ये कितना बना 8 माइनस 32 इंटू 7/5 आया, तो 8 निकाल लो बाहर, तो ये 8 टाइम्स या 5 माइनस 28 आएगा, माइनस 23/5 आ गया, राइट, विच इज व्हाट माइनस 184/5। हो गया खत्म, राइट। तो कैलकुलेशन है थोड़ी सी, लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, राइट। तो माइनस 184/5 सीधा आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो तब ये क्वेश्चन नहीं याद हो रहा भाई, अगर आपको ये नहीं पता है तो इसे जमा कर लो भाई, राइट। तो लर्न दिस, ठीक है। अदरवाइज दिस क्वेश्चन शुड बी प्रेटी इजी। अगला कहा हुआ है कि ये सिस्टम इक्वेशन है, इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो ठीक है, मतलब ये तो आपके पास में नॉर्मल क्रैमर्स में ही कर लो। तो ये डी निकालते हैं, 1 1 1 1 2 लैम्डा 1 2 3, ये अपना डी है। तो डी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 टाइम्स ये 6 माइनस 2 लैम्डा आया, राइट। ये 6 माइनस 2 लैम्डा आया माइनस 1 टाइम्स कितना आएगा, 3 माइनस लैम्डा प्लस 1 टाइम्स 2 माइनस 2 0 हो गया वो तो ये 3 माइनस लैम्डा आ गया। ये अपने पास डी है, ठीक है। D1 अपने पास क्या है भाई, इस कॉलम की जगह थर्ड वाला कॉलम रिप्लेस करना है, मतलब जो राइट हैंड साइड का होता। 6 10 म्यू आता, 1 2 2 आता, 1 लैम्डा 3 आता। तो 6 टाइम्स यहाँ पे कितना बना, 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 टाइम्स बना 30 माइनस म्यू लैम्डा, और यहाँ पे 1 टाइम्स बना भाई ये 20 माइनस 2 म्यू, राइट। अब देखो अगर इन्फिनिट सॉल्यूशन करने हैं तो डी जीरो होना चाहिए, D1 D2 D3 भी जीरो होने चाहिए। तो डी जीरो करते ही क्या आएगा, डी इक्वल टू जीरो विल गिव लैम्डा इज 3। तो लैम्डा की 3 वैल्यू यहाँ पे डाल ही देते हैं, तो 6 माइनस 6 ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस 30 प्लस म्यू टाइम्स 3, तो ये 3 म्यू आएगा, और 20 माइनस 2 म्यू, तो म्यू माइनस 10 आ गया, राइट। अब इन्फिनिट सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, D1 को जीरो होने के लिए म्यू की वैल्यू 10 होनी चाहिए। आप निकालना चाहो तो D2 और D3 निकाले जा सकते हैं, D2 D3 भी म्यू माइनस 10 में ही आने चाहिए, और वो भी जीरो हो जाने चाहिए म्यू की वैल्यू 10 के लिए। तो आंसर तो खत्म हो गया अगर आपको, क्योंकि देखो नन ऑफ दीज या ऐसा कुछ नहीं है कि नॉट पॉसिबल या ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो खत्म हो गया भाई। लैम्डा 3 है प्लस 2 टाइम्स 10, तो 23 आंसर होगा। ये रहा आंसर, आंसर पहले मार्क कर लेते हैं। अगर आपने मान लो D2 निकाला भी तो क्या होता, 1 1 1 आता, यहाँ 6 10 म्यू आता, 1 लैम्डा 3 आया होता। तो अगर आप इसे सॉल्व करते 30 माइनस लैम्डा म्यू आता, ये माइनस 6 टाइम्स 3 माइनस लैम्डा आता, प्लस 1 टाइम्स म्यू माइनस 10 आता। अगर देखो अगर आप म्यू 10 ले लो और लैम्डा 3 ले लो, ये खत्म हो गया,
लैम्डा 3 पे खत्म हो गया, लैम्डा 3 म्यू 10 है तो D2 भी 0 आ जाएगा, तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब D3 भी चेक कर पाओगे, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा सिंपली, राइट। नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कंटेन 7 एग्जैक्टली वंस इज इक्वल टू, तो 5 डिजिट नंबर में 7 सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, मतलब बाकी नंबर कितनी भी बार आ सकते हैं लेकिन 7 एक ही बार आना चाहिए। अब 7 की दो औकात हो सकती है, कैसे? 7 की एक औकात हो सकती है कि 7 फर्स्ट प्लेस पे आया हो, 7 यहाँ आ गया, ठीक है। अब इन सभी प्लेसेस पे कोई कुछ भी दे सकता है, बस 7 नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है, बट 7 नहीं आ सकता। तो ये कितने वेज में हो सकते हैं? यहाँ पे 9 वेज में, ये 9 वेज में, ये 9 वेज में, 9 वेज में, ये 9⁻4 आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने इन चार पोजीशन में से किसी एक जगह पे 7 रख दिया, तो पहले तो चार में से एक जगह चूज करो जहां पे आप 7 रखोगे। मान लो आपने 7 यहाँ रख दिया है, ये 7 फिक्स हो गया है। अब यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, 7 तो आपको मना करना पड़ेगा क्योंकि 7 एक ही बार बोला है। तो यहाँ पे 8 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे 7 नहीं आ सकता, 0 आ सकता है, नो पॉसिबिलिटी है, नो पॉसिबिलिटी है, नो पॉसिबिलिटी है। तो 8 इंटू 9 क्यूब आता है। इन दोनों केसेस में या तो केस वन होता कि फर्स्ट प्लेस पे 7 आएगा या फर्स्ट प्लेस पे 7 नहीं आएगा, तो 7 इनमें से किसी आता। तो केसेस हमेशा एडिटिव नेचर की होती है, ये और ये ऐड हो जाते। तो आपके पास आता 9 क्यूब, 9 प्लस 32, तो 41 इंटू 9 क्यूब आना चाहिए, 41 इंटू 9 क्यूब, ये रहा भाई, खत्म। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अगला क्या है? पॉइंट्स देखो कि वो कैसे हैं, -2, -1। अच्छा, तो अगर -2, -1, इसका और इसका मीन कितना होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? सम बाय 2 करो, 1, 1 आया, राइट। इनका मिड पॉइंट करो भाई, तो 1, 1 आया, मतलब कि ये पैरेललोग्राम है। क्यों? इनके मिड पॉइंट सेम आ रहे हैं भाई। ये -2, -1 है, ये 1, 0 है, ये 4, 3 है, और ये 1, 2 है। इनका मिड पॉइंट किसी भी क्वाड्रेटल में अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो क्वाड्रेटल क्या बन जाता है? एक पैरेललोग्राम, राइट। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब इसके अंदर में ये कहीं ऐसा तो नहीं है रेक्टेंगल बन गया था? तो वो कैसे आपने चेक किया होता? इसका स्लोप देखो भाई, इसका स्लोप क्या होगा? 0 -1, 1 बाय 1 - 2, 1/3 आ गया। और इसका स्लोप कितना आ रहा है? 2 -1, 3 बन रहा है, बाय 1 - 2, 3। ये स्लोप 1 बन रहा है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है भाई, right? तो ये वर्टाइसेस और पैरेललोग्राम ही है सिर्फ। मेक सेंस? तो शुड बी वर्टाइसेस और पैरेललोग्राम। द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड x इक्वल टू 1। तो ये कोई कर्व है, ये इसका लीडिंग कोएफिशिएंट a1 है, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। डिस्टेंस कितना है? 4a² - 12a² -8a² है। तो ग्राफ मतलब कभी एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं। तो कुछ भी ग्राफ की शेप मतलब वो ऐसा कुछ होगा, या तो ऐसा कहीं होगा या ऐसा कुछ हो रहा होगा, और वो पॉजिटिव पे काट के जाएगा 3a²। उसने कहा वैल्यू ऑफ ए सच दैट द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड x इक्वल टू 1। ये एरिया चाहिए भाई हमें, ये वाला एरिया चाहिए। वो कह रहा है ये एरिया लीस होना चाहिए। क्या ये एरिया निकाला जा सकता है? क्या एरिया निकालने के लिए आपको 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना होगा x² प्लस 2ax प्लस 3a² को। ये फाइनली जो निकलेगा वो फंक्शन ऑफ ए आ जाएगा, दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ ए। अब वो कह रहा है कि भैया ये अटेन करता है अपनी लीस्ट वैल्यू। तो एक गंदा तरीका ये है जो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, इसे ना इंटीग्रेट कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करने बैठेंगे। तो अगर मतलब वो ये करेंगे, ए विल बी x³/3, तो 1/3 आएगा, प्लस 2a x²/2, तो यहाँ लिमिट डालोगे तो ये आ जाएगा 3a², ये आ जाता। फिर आप इसे डिफरेंशिएट करने बैठोगे, ए कितना है? 3a² प्लस a प्लस 1/3। अभी क्वेश्चन सिंपल है इसलिए ऐसा हो गया। फिर आप a' निकालोगे तो वो 6a प्लस 1 आ जाएगा, उसमें मिनिमा आने के लिए a' 0 हो जाएगा और a की वैल्यू -1/6 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर में कोई पेन नहीं जाता और आप आंसर सीधा ये निकाल देते। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मान लो अंदर बहुत गंदा सा लिखा हो, तो आपको पहले इंटीग्रेट करके फिर ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। आप लेबनीज डिफरेंशियल लगा सकते हो। लेबनीज डिफरेंशियल
ऑफ सेकेंड काइंड लगाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ लिख देता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे कांस्टेंट लिमिट 1 लिखा हो, ये कांस्टेंट लिमिट 2 लिखा हो, और अगर मान लो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स और टी है और आप टी के रिस्पेक्ट में इंडिकेट कर रहे थे और यहाँ पे डी ऑफ डी एक्स लिखा हुआ है, तो आप क्या करते हो, जैसे ये फाइनली क्या आएगा कि यहाँ इंडिकेट होकर टी तो हट जाएगा क्योंकि आप कांस्टेंट की लिमिट डालते हो। जैसे यहाँ पे 0 से 1 डालोगे तो एक्स हट जाएगा, अब एक्स की इंडिकेशन कर रहे हो, ए बचेगा ना फिर भी, तो यहाँ पे ये जो निकलेगा इंडिकेशन ये एक्स का बचेगा, फिर आप डी ऑफ डी एक्स कर रहे हो। तो इसे कैसे करते हैं, कांस्टेंट 1 से कांस्टेंट 2 तक इंटीग्रेट करो, इसमें डी ऑफ डी एक्स, इसे पार्शियल डिफरेंशियल कहते हैं, मैं डॉ नहीं लिख रहा हूं, ये तो डॉ भी लिख सकते हैं, ये करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग टी कांस्टेंट, कि जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसे कांस्टेंट मान लिया करो। तो यहां पे देखो, अगर मैं ए डैश ए करना चाहता हूँ ना, मैं इसे डी ऑफ डी ए करना चाहता हूँ 0 से 1 इसका, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है भाई, ए नहीं है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है एक्स, तो मैं एक्स वाली चीज को कांस्टेंट मान के चलूंगा। तो 0 से 1 किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल ए के रिस्पेक्ट में 0, 2x ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो 2x आया था यहाँ पे 3a² का डिफरेंशियल कितना होगा 6a, ये बन गया। ये पता है कंपीट कर पा रहा है समय की इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन आसान है। अब आपका ए डैश ए आया, इसकी इंटीग्रेशन करके 2 टाइम्स x² बाई 2, तो 2 कट जाएंगे, x² आएगा 0 से 1 में 1 आ गया, प्लस 6a x आएगा, इंटीग्रेशन करोगे 0 से 1 तो 6a × 1 आया था, तो ए डैश ए 0 हो गया, तो a की वैल्यू -1/6 हो गई। बस वही आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये लंबा हो गया, नहीं, ये बताने में टाइम गया है बस। याद कर लो भाई, राइट। नंबर पॉइंट्स टू द कर्व्स व्हिच आर कॉमन पॉइंट्स, ओके। तो पहले वाले कर्व के अंदर क्या हो रहा है, x कोमा x -1 + 2 cos अल्फा है, y जोन सा है 2 sin अल्फा है। तो अल्फा अगर चेंजिंग क्वांटिटी है, ये x + 1 का होल स्क्वायर कर लेता हूँ, 4 cos² अल्फा आएगा, प्लस y² कर लेता हूँ, ये 4 आ जाएगा ना। देखो ये सर्कल है भाई, ये सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म है, अल्फा चेंजिंग क्वांटिटी है। दूसरे वाले सिनारियो में C1 कर्व है, मतलब सो C1 कर्व है जिसका सेंटर -1, 0 है, the center should be -1, 0, और रेडियस कितनी है 2 है भाई इसकी, तो सर्कल प्लॉट भी कर लेता हूँ। तो -1, 0 सेंटर है और रेडियस अपनी क्या है 2 है, तो ये -3 हो गया, तो ये ऐसे आएगा, ये -2, 0, ये 1, 0 आ जाएगा, क्योंकि आप 2 यूनिट आगे गए हो ना, राइट। और दूसरा वाला सर्कल क्या है, x की वैल्यू 4 + 3 sin थीटा है और y 3 cos थीटा है, तो ये x - 4 का होल स्क्वायर बना प्लस y² बना इक्वल टू 9 आ गया। तो इसका सेंटर क्या है 4, 0, रेडियस 3 है, तो 4, 0 रेडियस 3, ये तो यहां तक ही जाएगा भाई, खत्म हो गया सिनारियो। देखो ये सर्कल ऐसा बना हुआ है, फिगर अच्छी नहीं है लेकिन मतलब काम चलाओ तो है ही भाई। ये 3 यूनिट यहाँ था, तो कितने पॉइंट कॉमन है, एक ही पॉइंट कॉमन है, खत्म, शुड बी 1। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स ऑन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, चलो भाई सिंपल क्वेश्चन है, बस कहानी रखी हुई है कि ये दो वेक्टर हैं 2i कैप - j कैप + 3k कैप, और एक दूसरा वेक्टर है i कैप + j कैप - 2k कैप। वो कह रहा है वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसका परपेंडिकुलर क्या जाता होगा, इसका नॉर्मल ना, तो नॉर्मल निकाल लेते हैं पहले। नॉर्मल क्या होगा, i j k 2 - 1 3 1 1 - 2, तो नॉर्मल क्या बना 2 - 3 -i कैप, 2 - 3 j कैप के लिए कितना है -4 और -3 + 7 j कैप आ जाएगा, ठीक है ना। j कैप -4 -3 आता है और माइनस नेगेटिव होता है आगे भी,
तो के कैप के पास कितना है, 2+1, 3 के कैप आया। ये आपका एन वेक्टर है। वो कह रहा है आपको ए वेक्टर का, ये ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है एन में और उसका मैग्नीट्यूड करना है। तो ए का डॉट विद एन कैप की मॉड वैल्यू चाहिए आपको, उससे वो के कह रहा है। प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड लेंथ क्या होती है, ए वेक्टर का डॉट विद एन कैप। तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप का भाई डॉट करना है जी हमें, यहाँ पे माइनस आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप बाय इसका मैग्नीट्यूड। ये कितना आ जाएगा, √59 आ गया भाई नीचे, 49 + 1 59। हाँ, तो के कितना है भाई, -1 -7 + 6/√59। ये तो यहाँ पे के की वैल्यू आ गई 2/√59। तो 1/k² विल बी 59/4 आ जाएगा, राइट। सो जरूरी थोड़ा इंटीजर आता, राइट। तो ये कितना होना, 14.3 तो 75, तो 14.75 आ रहा है अपने पास, राइट। तो ठीक है, इंटीजर नहीं आ रहा, बट दिस इज आंसर। दिस इज इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, अब 0 to 2। और मुझे ना एक्चुअली क्या दिख रहा है, यहाँ पे x-1 दिख रहा है, तो हर जगह पे x-1 बनाने की कोशिश करते हैं। x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 बन गया ये ब्रैकेट, साइन ऑफ x-1 है। नीचे भी ऐसा बन रहा है क्या, देखो 2 टाइम्स x-1 का होल स्क्वायर बन गया, 2x² -4x प्लस 2 बना, तो 3 बच गया। अब ना बड़ा आसान हो जाएगा अगर मैं x-1 को बदल देता हूँ, तो x-1 को t ले लेता हूँ। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, x के लिए 0 के लिए -1 आया, 2 के लिए 1 आया, ये t² प्लस 3 बना, और ये 2t² प्लस 3 बन गया, इंटू साइन टी। भाई सब खत्म। देखो ये कैसा है, ये ओवरऑल फंक्शन क्या है, ऑड है। क्यों, ये E1 है, टी को -t करने से कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन टी को -t करने से नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का -1 से 1 में इंटीग्रल क्या रहेगा, 0, खत्म, राइट। तो बस इतना ही करना था, आंसर विल बी 0। 24th कह रहा है इसका पीरियड निकालना है। अब भाई पहला काम, x को x/5 करो, तो लाइफ पीसफुल दिखनी शुरू हो जाएगी। f(x+1), अरे फंक्शनल इक्वेशन होती है, फंक्शनल इक्वेशन में आप कोई भी चीजें x को किसी से रिप्लेस कर सकते हो, अनटिल अनलेस कि उसमें कुछ ऐसी कंडीशन ओमिट नहीं कर रहे हो आप। अब मैं क्या करूंगा, x को x+1 से रिप्लेस कर लो, तो यहाँ f(x+1) आ गया, यहाँ पे f(x+2) आ गया, यहाँ पे f(x+3) आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 - 1 विल गिव यू व्हाट, f(x+3 - fx इज इक्वल टू 0। और fx और f(x+3) इक्वल है, दस पीरियोडिक विद पीरियड 3 ओवर, ये पीरियोडिक विद पीरियड 3, खत्म हो गया क्वेश्चन, फाइन। अब अगला देखो, ये कह रहा है कि अल्फा बीटा 0 से पाई में, अच्छा, और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा 3/2 है। चलो इसकी शक्ल चेंज करने की कोशिश करते हैं, ये 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा/2 है, और ये कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2 है। और कॉस अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा/2। हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक और जगह देखा है अभ्यास सीरीज में ही, शायद 48 पेपर और 49 पेपर में, यू कैन गो बैक एंड चेक दैट। हमने ऐसे ही सेम क्वेश्चन वहां भी किया है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा/2 को टी मान लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2 इंटू टी -2t² प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। और दिस इज 2t² माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2t, ये हाफ आया यहाँ पे। तो अगर t बेसिकली कॉस अल्फा प्लस बीटा/2 है, तो अगर इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तभी आगे बात हो सकती है ना। अगर t की वैल्यू नॉन रियल आ गई, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, तो बात ही हो सकती। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्या आता है वो, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2 -4 इंटू 2 इंटू हाफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो ये बन रहा है -4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 should be greater than equal to 0 और sin square alpha minus beta by 2 should be less than equal to 0। तो साइन स्क्वायर आंसर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी क्या, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जीरो ही एक पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एन पाई होना चाहिए। तो आपके पास क्या क्या चॉइस हो सकती है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जीरो है, प्लस माइनस पाई है, प्लस माइनस 2 पाई है, ऐसे आता हुआ। तो अल्फा माइनस बीटा या तो जीरो है, या प्लस माइनस 2 पाई है, प्लस माइनस 4 पाई है, ऐसे आती है सीरीज। तो एक पॉसिबिलिटी आई कि अल्फा बीटा इक्वल है। दूसरी पॉसिबिलिटी जैसे ये देखो, ये आ रही है 2 पाई है, माइनस 2 पाई है। अब इसका मतलब है अल्फा प्लस 2 पाई करने पे बीटा आता होगा। भाई कैसी बात कर रहे हो कि अल्फा बीटा जीरो से पाई में कह रहा है बीटा ना 2 पाई प्लस अल्फा, नहीं हो सकता। ये कह रहा है अल्फा बीटा प्लस 2 पाई है, वो भी नहीं हो सकता। एक ही पॉसिबिलिटी है, अल्फा इक्वल टू बीटा है। अगर आप अगली वाले लोगे तो वो 4 पाई ऐड हो रहे होंगे, तो और नहीं पॉसिबल हो सकता। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इज द ओनली पॉसिबिलिटी यू हैव। तो एक काम करो, अल्फा और बीटा इक्वल होने चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा इक्वल होने चाहिए थे, मतलब क्या लिखा हुआ आपके पास में, या तो यहाँ से देख लो या यहाँ से देख सकते हो। कैसे, अल्फा और बीटा इक्वल है, तो ये कितना है भाई, टी कितना हो जाएगा फॉर अल्फा इक्वल टू बीटा, टी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा, कॉस 0 1 होता है, तो ये कितना आ गया टी। और टी उस समय क्या है, पहले टी लिख लेते हैं। टी उस समय क्या है, कॉस ऑफ अल्फा आ जाएगा टी, अल्फा इक्वल टू बीटा करने पे। तो आपकी इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन क्या बनी है, ये इक्वेशन क्या है, 2t², ये कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये 1 आ गया, -2t प्लस हाफ इक्वल टू 0 है, या t² माइनस टी प्लस 1/4 इक्वल टू 0 है, विच मीन्स टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है टी हाफ है, तो मतलब कॉस अल्फा हाफ है, या अल्फा पाई बाई 3 एंगल है भाई, अल्फा पाई बाई 3 एंगल है। तो ये उठा के डालो, ये √3 साइन पाई बाई 3 बना, प्लस कॉस पाई बाई 3 बना, ये √3 इंटू √3/2 बना, प्लस हाफ बना, 3/2 प्लस हाफ 2 बन गया भाई, आंसर इज 2, राइट। तो अगर आपने अभ्यास की सीरीज में 48 या 49 पेपर किया हुआ है और वैसा क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है, तो ये आपसे हो जाना चाहिए। ये अदरवाइज इंडिपेंडेंटली मॉडरेट प्रॉब्लम है, मतलब एग्जाम में ये सोचना आसान नहीं है कि आप क्वाड्रेटिक बनाओगे और मतलब कि आप ये सोचोगे अच्छा डी लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो फिर मैं बोलूंगा डी इक्वल टू 0 एक पॉसिबिलिटी होती, तो साइन स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता भाई यहाँ पे, राइट। तो अगर मुझे क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है, क्योंकि मेरी अगली शीट एनालिसिस है, तो लेट मी जस्ट शो यू द एनालिसिस हियर फर्स्ट, कि आपके पास में कैसे क्वेश्चंस आए थे और क्या हो जाने चाहिए थे। देखो पहला वाला क्वेश्चन ना होने लायक क्वेश्चन है, बस एज लॉन्ग एज कि आपने ये चीज पढ़ के रखी हो, तो ये मस्ट डू में हो सकता था, एज लॉन्ग एज आपने ये पढ़ा हुआ है, राइट। अगर आपने ये पढ़ा होता ना तो बहुत पीसफुली क्वेश्चन होता और आपके पास पॉजिटिव मार्क्स आ जाते। ये लोगों को पता होता है भाई, अगर आपने नहीं किया है तो आपको एक बार मैट्राइसिस की रिवीजन करने की जरूरत है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं पहले, तो अगर आपने ये पहले अटेम्प्ट नहीं किया तो प्लीज मतलब ये गो बैक एंड रिवाइज दीस थिंग्स। आई पुट दिस इन कैन बी डन, मतलब ये एग्जाम अगर आपने बिल्कुल कभी भी सूडो क्वाड्रेटिक या क्वासी क्वाड्रेटिक वाली टाइप्स नहीं देखी हैं, तो मतलब ये नहीं हो सकता है एग्जाम में। बस ये है कि आपने एक से डिवीजन ऐसे ही ट्राई करके देखा और आपको दिख गया तो अलग बात है। ये तो मुश्किल क्वेश्चन है भाई, मतलब आप ये छोड़ भी देते एग्जाम में तो भी बुराई नहीं थी, मतलब ये तो मस्ट डू है, ये तो होने लायक क्वेश्चन था। हाँ ये वाला क्वेश्चन अगर आपने ज्योमेट्री ठीक से ऑब्जर्व नहीं की तब नहीं होगा, कि आपने अगर ये रियलाइज कर लिया सर्कम सेंटर है तब तो हो जाएगा। तो ये कैन बी डन की कैटेगरी में रख रहा हूं मैं इसे, कि एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन सोचा जा सकता था करने के लिए। भाई ये होने लायक क्वेश्चन है, मतलब आपको सिर्फ दोनों के ग्राफ बनाने आने चाहिए थे बस। ये मजलूम है, मतलब 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो आप मतलब पहले बचपन में भी कर चुके हो, बस वहाँ समेशन ही लिखा होता था। वहाँ आप x1 से xn तक का सम लिख रहे होते, शायद आपको समेशन R² नहीं पता होता पहले 19th क्लास के टाइम पे, लेकिन अभी तो आपको ये सब कुछ पता है, राइट। तो ये हो सकता था।
नाइन क्वेश्चन अगेन, अगर आपने ये ज्ञान जमा करके रखा हुआ है पहले से तो ये क्वेश्चन कैन बी डन, अदरवाइज नहीं। राइट, अगर आपने पैराबोला नहीं रिवाइज किया ना तो प्लीज ऑनेस्टली पैराबोला कर लो, क्योंकि पैराबोला में तो एक गारंटी है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, कैन बी डन। मतलब अगर आपने ये डर के छोड़ दिया ग्रेटेस्ट इंडिया के कारण, अगर आप ये बस इंटरवल बना लेते ना, आपको तीन चार वैल्यूज के लिए देखना था कि आप बस इंटरवल तीन चार जगह पे बना लेते तो ये हो पाता क्वेश्चन। ये मशरूम है भाई। ये भी सिर्फ यही है कि अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो हाइपरबोला का क्वेश्चन या एलिप्स का क्वेश्चन एक्चुअली क्या होने वाला है, कोनिक्स के अंदर में मतलब अभ्यास सीरीज को देखोगे या पिछले सालों के मेंस के पेपर देखोगे तो आपके पास कोनिक्स से दो क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। पैराबोला से तो एक आ ही रहा है और एक एलिप्स और हाइपरबोला से आ रहा है। और पता है, अगर आपने स्टैंडर्ड भी पढ़ के रखे हुए हैं ना, बाकी मतलब शिफ्टेड ये वो रोटेटेड अगर आपने नहीं किए हुए तो भी चांसेस काफी ज्यादा है कि भैया स्टैंडर्ड ही पूछा जा रहा होगा तो आपसे वो हो जाए। राइट, तो ये तो बहुत नॉर्मल सा, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को देखोगे या अपने नोट्स या कहीं पे भी आपने पढ़ा है तो उसमें ये मिलेगा आपको करने के लिए। आप भूल गए होगे, आपने रिवाइज नहीं किया तभी ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। मैं इसको मस्ट डू में लिखना चाहता हूँ या कैन बी डन में, मतलब वो डिसाइडेड डिपेंड्स कि आपने वो रिवाइज किया नहीं किया है। ये मस्ट डू में, अगर आप इसे ऐसे नहीं करते तो आप इसे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे। ये तो भाई एनी डे मस्ट डू है। इट डिपेंड्स, आपको वेरिएंस वाली चीजें पता थी या नहीं थी, बट आई पुट दिस इन मस्ट डू। आपने अगर ऐसा नहीं किया है तो दो तीन ऐसे क्वेश्चंस करके देखो, मतलब वेरिएंस और ये सब कुछ थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसे याद कर लेना, उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस करके देखो। शुड बी इजी, मस्ट डू। ये आपके पास भैया ये सबने पढ़ा होता है, क्रैमर्स रूल तो सब पढ़ के बैठे हैं। राइट, तो मैंने टाइम वेस्ट किया आपका कि आपने ये पढ़ के रखा होगा, मैंने अननेसेसरी ये सॉल्व कर दिया, ये हो गया होगा सबसे। राइट, ये मुश्किल नहीं है, बस इतना है कि किसी को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो ये अलग बात है। ये हो सकता था एग्जाम में, मतलब आपको हार्डली 20 सेकंड से सोचने में चले आते तो चलेगा, लेकिन अदरवाइज क्वेश्चन हो सकता था बिल्कुल। मस्ट डू भाई, सिंपल दो कौड़ी का क्वेश्चन है। अगर आपने मान लो लेबनिज डिफरेंशियल नहीं भी किया होता तो भी ऐसे हो जाता। मस्ट डू। मैं इसे मॉडरेट में इसलिए रखा है क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये एक एक्स्ट्रा बात करना चाहता था, इसलिए इसे मॉडरेट में रखा है कि लेबनिज डिफरेंशियल अगर अब ये और गंदा हो जाएगा ना तो इसकी इंटीग्रेशन भी पेनफुल हो सकती है, लेकिन डिफरेंशिएट करना आसान ही रहेगा हमेशा। मस्ट डू, इजी क्वेश्चन है भाई। आपको ये पता होना चाहिए कि भैया पैरामेट्रिक फॉर्म सर्कल को लेके क्या होती है। मस्ट डू, ये होने लगा क्वेश्चन था। अगर आप ये सोच पाए कि भैया मुझे होल स्क्वायर कन्वर्ट करने हैं, या अगर आपने वो भी नहीं सोचा ना, आपने x-1 को t सोच लिया होता तब भी वो कन्वर्ट हो जाता। राइट, तो दिस कैन बी डन। मतलब अगर ये पहले ऐसा नहीं पढ़ा है तो नो आइडिया, मतलब कि अगर आपने पहले ऐसा नहीं किया पीरियोडिसिटी के लिए फंक्शनल इक्वेशन, इन चीजों को फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं। तो अगर आपने फंक्शनल इक्वेशन पहले पढ़ा है तो पीरियोडिसिटी के ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए होंगे। अगर नहीं किया है तो अब ये देखना, मतलब इस तरह की और क्वेश्चंस भी एग्जिस्ट करते हैं। छोड़ भी सकते हो एग्जाम में, अगर नहीं हुआ आपसे तो चल जाता भाई, अगर पर्टिकुलरली ये एक सेपरेट एग्जाम दिया होता और आपसे नहीं हुआ तो चल जाता। नो वरीज विद दैट। राइट, अगेन वही सेम पुरानी बातें हैं जो मैं पहले भी कहता आया हूँ कि अगर आप मतलब पेपर दे रहे हो तो आपको एक ही सेटिंग में बैठ के देना चाहिए। ऑब्वियसली आप एक ही सेटिंग में बैठ के दोगे, बस इतना है कि आप उठ के कहीं टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, 5-7 मिनट कहीं वेस्ट नहीं कर रहे हो। कि वो 5 मिनट का टाइम एक्चुअली 5 मिनट होता नहीं हो, हमें लगता है वो एक्चुअली बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है, क्योंकि आप वापस आके सेम लेवल पे कंसंट्रेशन नहीं बैठा पाते हो।
आपके पास जब भी एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले 6 से 7 घंटे प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। एक रिलैक्स माइंड ही क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकता है। नहीं तो सिर्फ इतना होगा कि आप चाहे सबको ठीक भी कर लोगे, आप ऑप्शन मार्क करते हुए गलत कर दोगे, राइट। अगर आप बैठे हुए आपको नहीं उठना पड़े, उसके लिए आपको जो जो चीजें चाहिए, आपको पेन चाहिए, स्पेयर पेन चाहिए, नंबर ऑफ शीट चाहिए, वो सफिशिएंट होनी चाहिए, सो दैट अगर आपको पानी पीना है वो सब कुछ सामने भी पड़ा होना चाहिए। आप कुछ भी टाइम वेस्ट करने के लिए 3 घंटे सीट से स्टिक कर गए हो, आप हिल नहीं रहे हो वहां से। जैसे ही आप पेपर दे चुके हो उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लो, 15-20 मिनट का ब्रेक लो, हाफ एन आवर का ब्रेक लो। उसके बाद में देखो कि अपना पेपर को, ऑब्वियसली अभ्यास के मतलब आपके पास अगर ऐप है तो उसके ऊपर में आपका पेपर चेक होके आ गया होगा, सब कुछ आपका स्कोर आ गया होगा। अब देखो कौन सा क्वेश्चन गलत था, कौन सा क्वेश्चन सही था। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ था पर्टिकुलरली, तो इस वीडियो में देखो कि उसका सोल्यूशन समझ आ रहा नहीं आ रहा। अगर आपको सोल्यूशन देखते हो रियलाइज होगा कि आप भी वैसे ही कर रहे थे, शायद आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी या ये सब कुछ। तो पेपर करने का यही तरीका है कि भैया आप नंबर ऑफ पेपर जितने ज्यादा करोगे ना, आपका कैलकुलेशंस में सब कुछ में कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होगा। आपके एरर्स कम होना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे आप पेपर्स को और ज्यादा करना शुरू करोगे, राइट। सो दिस वाज एनालिसिस जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। तो अगेन अगर आप इस पेपर में देखोगे तो स्टैट्स के क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आया था, जो सरकम सेंटर वाला क्वेश्चन था। अगर आपने रियलाइज किया, स्टैट्स का क्वेश्चन बहुत सिंपल ही आया था। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था वहां पे। जो आपके पास में ये सर्कल्स वाला था, वो सिर्फ ये था कि दो सर्कल एक दूसरे को टच करता हुआ सिनारियो दिखाया था, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बीच में, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो अगर आप छोड़ भी देते ना तो भी चलता, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन ऐसे हैं जो होने लायक थे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेक श्योर कि आप बेल बटन प्रेस करते हो, सो दैट आपको जो भी रीसेंट वीडियोस आते रहेंगे वो आप अपडेटेड रहोगे उनके साथ में। थैंक यू, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू गाइस।